हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे अकबर के संरक्षक। अकबर के ने जब 1556 में वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, तो वो किस-किस के संरक्षण में रहता है, किस-किस के प्रभाव में रहता है और कब वो स्वतंत्र रूप से स्वयं शासन करना आरंभ करता है, ये सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले हम अकबर का प्रारंभिक जीवन कर चुके हैं और पानीपत का दूसरा युद्ध कर चुके हैं, जिसमें हम हेमू को बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। मुगल वंश हमारा चल रहा है, जिसमें बाबर, हुमायूं, शेरशाह भी हम कर चुके हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अकबर की वीडियो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले की 2 वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम एक कहानी की तरह पढ़ रहे हैं। जब तक हमें आगे का पता नहीं चलेगा, तो आधी चीज़ें यहाँ पर भी समझ में नहीं आएँगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बैरम खां के संरक्षण में रहता है। बैरम खां का उनका संरक्षक कब दिया जाता है? 1555 में, जब हुमायूं है, जब अकबर को लाहौर की सूबेदारी सौंपता है, तभी बैरम खां को अकबर का संरक्षक बना देता है हुमायूं। और जब 1556 में वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, पानीपत के दूसरे के युद्ध के बाद, तब से लेकर 1560 तक अकबर है वो बैरम खां के संरक्षण में रहता है। तभी कुछ टाइम बाद आ जाती है महामंगा। महामंगा कौन थी? हम अकबर की पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। महामंगा थी अकबर की दाई माँ, जिसने अपना दूध पिलाकर अकबर को बड़ा किया था। जब हुमायूं और उनकी बीबी कहाँ चले गए थे? ईरान। तब महामंगा ने उन्हें बड़ा किया था। तो वो अकबर के कान भरना शुरू कर देती, क्योंकि वो बैरम खां को पसंद नहीं करती थी, और वो चाहती थी किसी तरह बैरम खां को उसके वहाँ से मार दिया जाए या हटा दिया जाए और अपने आप को वहाँ पर स्थापित किया जाए और अकबर को अपने इशारों पर नचाया जाए। ये सब कौन चाहती थी? महामंगा। और ये ऐसे ही अकबर के कान भरना शुरू कर देती है। तो क्या कुछ होता है, अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहता है 1560 तक। अकबर और बैरम खां के बीच तिलवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध होता है, जिसमें बैरम खां हार जाता है। और मक्का के जाते समय मुबारक खां नामक जो व्यक्ति होता है, वो ये एक अफगानी होता है और पाटम में 31 जनवरी 1561 को बैरम खां की हत्या कर देता है। और बैरम खां की जो विधवा होती है, सलीमा सुल्ताना बेगम से शादी कर लेता है और उसके 4 साल के बेटे अब्दुल रहीम का पालन-पोषण करता है। अब हम एक बार पीछे चलते हैं और पीछे चलकर जो बैरम खां है उसका बैकग्राउंड जानते हैं। जो बैरम खां थे, उनका जन्म हुआ था बदखसा में हुआ था भई। बदखसा में इनका जन्म हुआ था, 1501 में हुआ था। ये शिया मुसलमान थे। कौन भई? बैरम खां। और ये 1517 ईस्वी में जब ये 16 साल के थे, तब बाबर के सेना में ये शामिल हो गए थे। ये बहुत ही मतलब अच्छे इंसान थे, ये स्वामी भक्त थे। इनकी वजह से ही चौसा का जो युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो हुआ था, जो हम पढ़ चुके हैं। हुमायूं और शेरशाह सूरी की वीडियोज़ में हम पढ़ चुके हैं बिल्कुल डिटेल में। जब चौसा के युद्ध में हुमायूं अपनी जान बचाता है, तो हुमायूं की जान कौन बचाता है? बैरम खां बचाता है, क्योंकि शेरशाह सूरी सोती हुई मुगल सेना पर हमला बोल देता है और बैरम खां पूरी अफ़गान सेना को बीच से चीरता हुआ किसी भी तरह हुमायूं को वहाँ से निकालता है और उसे गंगा नदी में कुदवाता है एक भिश्ती की सहायता से, और गंगा नदी को पार करवाता है। इस तरह से वो हुमायूं की जान बचाता है। फिर उसे संरक्षक बना दिया जाता है। वो हर परिस्थिति में, कितने बुरे दिन आए थे हुमायूं में, वो हर परिस्थिति में हुमायूं का साथ देता है और इसी तरह वो बैरम उस अकबर का भी साथ देता है। अकबर जो पानीपत का युद्ध हुआ था, उसमें नाम अकबर का लिया जाता है, लेकिन जो कुछ भी किया था वो बैरम खां ने किया था। और बैरम खां की वजह से ही दोबारा मुगल वंश की स्थापना होती है इंडिया में। अगर बैरम खां नहीं होते तो मुगल वंश का पतन चौसा के युद्ध में ही हो जाता। अगर उस टाइम हुमायूं को वो गंगा नदी में नहीं कुदवाते, नहीं बचाते, तो उसी टाइम मुगल वंश का पतन हो जाता। अगर वहाँ से भी जीत जाते, तो अगर जब तारदी बेग कलानौर जाकर बोलता है कि हेमू इतना सख्त है कि हम उसे नहीं हरा सकते, तब अगर बैरम खां हिम्मत नहीं दिखाते, तो ना तो पानीपत का युद्ध होता और ना ही मुगल वंश की स्थापना होती। तो बैरम खां का बहुत बड़ा हाथ है मुगल वंश को इंडिया में स्थापित करने का। फिर क्या होता है, जो महामंगा होती है वो कान भरना स्टार्ट करती है। कहीं न कहीं अकबर भी कि बहरम खां से मुक्त होना
चाहते थे। तो अकबर है वो बैरम खां को 3 ऑप्शन देते हैं, 3 मतलब उनके सामने शर्त रखते हैं कि आप ये कीजिए। वो कहते हैं या तो आप कल्पी या चंदेरी इनके सूबेदार बन जाइए। अकबर कहता है किसको? बैरम खां को। या फिर आप मेरे गुप्त सलाहकार बन जाइए या फिर आप मक्का चले जाइए। कहने का मीनिंग है कि आप वज़ीर का पद छोड़ दीजिए। मेन कहने का मीनिंग ये यानी घुमा-फिरा के बात कही जाती है। इनके कहने का मीनिंग होता है कि बैरम खां से ये कहना चाहते हैं कि आप वज़ीर का पद छोड़ दीजिए। बैरम खां इससे हताश हो जाते हैं, अपना अपमान समझते हैं और वो कहते हैं कि मैं मक्का चला जाता हूँ। वो अपनी बीवी और बच्चे को लेकर मक्का जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ते में जा रहे होते हैं तो आदम खां कौन है भई? हम जो ये महामंगा है उनका बेटा था आदम खां। ये एक सेना की टुकड़ी लेकर उनके साथ-साथ जाते हैं देखने के लिए कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? क्योंकि इनका पूरा प्लान होता है बैरम खां को मारने का। ये इनके साथ जाते हैं, इन्हें तंग करते हैं, उनसे ही दुखी आकर जो बैरम खां हैं, तिलवाड़ा में उनकी सेना के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। तिलवाड़ा में कौन? बैरम खां। और बैरम खां आप बुकों में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे बैरम खां और अकबर के बीच तिलवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। लेकिन असलियत ये है कि बै अकबर नहीं थे, आदम खां के साथ युद्ध हुआ था। जैसे हम पानीपत का युद्ध पढ़ते हैं अकबर और हेमू के बीच, लेकिन रियलिटी ये है कि बैरम खां और हेमू के बीच युद्ध होता है। अकबर का कोई लेना-देना नहीं होता, वो एक सुरक्षित स्थान पर होते हैं। इसी तरह जो आदम खां है वो बैरम खां को तंग करते हैं, उससे तंग आकर बैरम खां उसके आदम शाह के साथ युद्ध करते हैं तिलवाड़ा नामक स्थान पर और आदम शाह है बैरम खां को हरा देता है, उसे बंदी बनाता है और अकबर के पास ले जाता है। क्योंकि वो चाहते थे किसी न किसी तरह बैरम खां की हत्या कर दी जाए, उसे मार दिया जाए। हम उसे ले जाएँगे, कहेंगे बैरम खां ने हमारे खिलाफ विद्रोह कर दिया है तो अकबर उसकी हत्या कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अकबर बैरम खां को छोड़ देता है और बैरम खां दोबारा से मक्का जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अपनी जो योजना है उसे असफल पाकर आदम खां दूसरी चाल चलता है। दूसरी चाल क्या चलता है? जो मुबारक खां एक इंसान है, एक सरदार है, कौन-सा सरदार? अफ़गान सरदार है। वो उसे उकसाता है क्योंकि जब 1555 में एक मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था जिसमें बैरम खां ने मुबारक खां के पिता को मार दिया था और इस बंदे को उकसाते हैं, वो कहते हैं कि भई तुम्हारे पिता को इसने मार दिया था। तो ये मुबारक खां पाटम में 31 जनवरी 1556 को बैरम खां की हत्या कर देते हैं। यानी ले देकर जो आदम खां और महामंगा थी, उन्होंने बैरम खां को अपने रास्ते से हटवा दिया। ये कहानी है बैरम खां की। तो 1556 से लेकर 1556 से लेकर 60 तक कौन रहता है भई? किसके संरक्षण में रहते हैं? अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहते हैं। अब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है 1561 में, लेकिन वो छोड़ कब देते हैं? 1560 में ही, क्योंकि मक्का जाते हैं, फिर युद्ध होता है, वापिस आते हैं, फिर जाके वापिस जाते हैं, फिर वो मर जाते हैं। फिर अकबर है उनकी पत्नी जो विधवा पत्नी है, सलीमा सुल्ताना बेगम से विवाह कर लेते हैं और उनका एक 4 साल का बेटा होता है अब्दुल रहीम, जिन्हें खाने-खाना की उपाधि दी थी अकबर ने। ये अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। अब्दुल रहीम खाने-खाना उन्हें पालते-पोसते हैं और अपने मतलब कि अच्छा स्थान देते हैं। आगे फिर आता है जब 1560 में जैसे ही बैरम खां हटते हैं, तब आती है पेटीकोट सरकार या पर्दा सरकार। ये कुछ क्या कुछ है वो हम जानते हैं। 1560 से 1562 तक अकबर है हरम का परिवार। हरम क्या होता है? जो मुगल साम्राज्य होता था, तो उनके महल में जहाँ औरतें रहती थी, उस स्थान को हरम कहा जाता था। हरम दल कहा जाता था, जहाँ औरतें का रहने का स्थान अलग होता था, तो उसे हरम कहा जाता था। कहने का मीनिंग है ले देकर अकबर पर अप्रत्यक्ष रूप से लेडीज़ों का शासन होने लग गया था, प्रभाव होने लग गया था। कब से? 1560 से 1562 तक। इसीलिए इसे पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार कहा जाता था। इसमें कौन-कौन शामिल थे वो देखिएगा। महामंगा, जीजी मंगा, ये दोनों दाई माँ थी किसकी? अकबर की। इन्होंने पाला-पोसा था। हमीदा बानो बेगम ये राजमाता थी, अकबर की माता थी। आदम खां कौन थे? ये महामंगा के बेटे थे और ये अकबर के मतलब अकबर के हम उम्र थे। जब आदम खां का भी जन्म हुआ था और अकबर का भी जन्म हुआ था। इसी तरह महामंगा ने आदम खां और अकबर दोनों को अपना दूध पिलाकर बड़ा
किया था। मुनीम खां कौन थे? ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पहले जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी अकबर की, ये जब 1555 में बहरम खां को संरक्षक बनाया गया था, उससे पहले मुनीम खां थे, वो अकबर के संरक्षक थे। तो इसका भी खटपट चली हुई थी बहरम खां की तभी से। पीर मोहम्मद ये भी किसमें थे भई? इन्हीं में शामिल थे। आदि का प्रभाव अकबर पर रहा था। कब से? 1560 से 1562 तक। अब देखिए जो ये लोग हैं, ये जो सब लोग हैं, इन्हें अतका खेल गुट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखना भई, अतका खेल गुट। अतका खेल गुट, प्रदा सरकार, प्रदा शासन या हरम दल, कोई भी आ जाए तो उनमें यही लोग शामिल हैं। इनमें मेन कौन थी? इनकी प्रमुख थी भई वो महामंगा थी। इनकी जो हमीदा बानो बेगम को छोड़कर बाकी सब थे, किन्हीं के भी इरादे नेक नहीं थे। महामंगा उन जो हमीदा बानो थी वो अकबर की माँ थी। उनको मतलब कि उनका भी थोड़ा बहुत शासन में वो हाथ चलने लग गया था, लेकिन जो महामंगा वगैरह ये सब थे, इनके इरादे नेक नहीं थे, इनकी माता सही थी। इस समय में महिलाओं का राज्य कार्यों में हस्तक्षेप होने के कारण इस समय को पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन कहा जाता है। यानी लेडीज़ों का अकबर के साम्राज्य में अप्रत्यक्ष रूप से जो हस्तक्षेप हो रहा था, जो उनके काम में जो दखल-अंदाज़ी हो रही थी, उस समय को पेटीकोट सरकार कहा जाता है, या फिर आप पर्दा शासन कह सकते हैं या हरम दल कह सकते हैं, इनका मतलब होता है। फिर इसे अतका खेल गुट भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना भई, अतका खेल गुट आ जाए, पेटीकोट सरकार आ जाए, पर्दा शासन आ जाए या हरम दल आ जाए, तो ये सभी यही हैं। आगे देखिए, फिर जब जैसे ही बैरम खां को हटाया जाता है वज़ीर के पद से, तो फिर मुनीम खां को वज़ीर बना दिया जाता है। मुनीम खां किसके प्रभाव में होते हैं? महामंगा के प्रभाव में होते हैं, और उसकी गलत नीतियों को देखकर अकबर समझने लग जाता है कि ये इंसान भई अपने तरीके से चीज़ों में दखल-अंदाज़ी करने लग गया है। तो अकबर होता है वो मुनीम खां को हटा देता है, और फिर ये मोहम्मद नहीं है भई, शमसुद्दीन अतका खां को वज़ीर बनाता है। अकबर शमसुद्दीन अतका खां या अतगा खां, भई कहीं पर अतगा खां भी लिखा हुआ है, अतगा खां। ये नाम में कन्फ्यूज़न है, जैसे आदम खां है, कहीं पर आधम खां है। नाम में थोड़ा-थोड़ा किसी बुक में कुछ लिखा हुआ है, किसी बुक में कुछ लिखा हुआ है। तो अतका खां को अपना वज़ीर बनाता है। अब मुक्त कैसे होता है उन सब से, कब से स्टार्ट होता है वो देखिए। जब अकबर है वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, तो 1561 में वो मालवा पर अधिकार करने के लिए अपनी एक सेना भेजता है। किसके नेतृत्व में? पीर मोहम्मद और आदम खां के नेतृत्व में एक सेना वो भेजता है, और वहाँ के राजा होते हैं बाज बहादुर, मालवा के राजा होते हैं। उनके साथ उनका युद्ध होता है जिसमें बाज बहादुर मारे जाते हैं, और जो ये आदम खां है भई, ये बड़ा निकम्मा आदमी होता है। तो वो जो वहाँ पर हरम दल होते हैं, जो लेडीज़ों का रहने का स्थान होता है, उस स्थान को घेर लेता है, यानी उनको लेडीज़ों को अपने अंडर ले लेता है, कैद कर लेता है। और जो रूपमती, जो बाज बहादुर की पत्नी होती है रूपमती, वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए ज़हर खा लेती है। जैसे राजपूतों में जौहर की प्रथा थी, इसी तरह वो ज़हर खा लेती है, अपनी इज़्ज़त बचा लेती है। और बाज बहादुर और रूपमती की समाधि बनी हुई है, कहाँ बनी हुई है? भई उज्जैन में इन दोनों की समाधि बनी हुई है। किसकी? बाज बहादुर और रूपमती की। ये सब किसको पता चलता है? ये सब अकबर को पता चलता है कि आदम का है वो गलत तरीके से कार्य कर रहा है। तो अकबर सीधे अपने एक सेना लेकर कहाँ जाता है? मालवा जाता है, और ये सब बातें किसको भी पता चल जाती है? महामंगा को भी पता चल जाती है, तो वो भी उसके साथ जाता है। वो आदम खां को वहाँ से भगा देता है, लेकिन महामंगा के कहने पर उसे सज़ा नहीं देता है, और जो हम हरम की जो लेडीज़ें होती हैं, औरतें होती हैं, उन्हें वहाँ से छुड़वाता है, और पीर मोहम्मद को मालवा का सूबेदार बनाता है। आदम खां को वहाँ से हटाकर पीर मोहम्मद का मालवा का सूबेदार बना देता है। कौन? अकबर बना देता है। इन सभी से क्रोधित होकर जो आदम खां है वो आता है महल में, और वहाँ आकर जो अतका खां हैं, जो वज़ीर हैं, उनकी हत्या कर देता है। अकबर पहले से ही उन पर क्रोधित थे, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया हुआ था। दूसरा आकर वो वज़ीर की हत्या कर देते हैं। तो अकबर आदेश देता है कि आदम खां को महल की छत से गिरा दिया जाए।
तो कहा जाता है कि आदम खां के हाथ-पैर बाँधकर उसे महल की छत से गिरा दिया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि तब तक गिराया जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए। तो एक बार गिराने पर वो नहीं मरता है, दोबारा जब गिराया जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। और कहा जाता है ये खबर अकबर स्वयं जाकर महामंगा को देते हैं कि तुम्हारा बदवी आदम खां की मृत्यु हो चुकी है। ये सुनते ही महामंगा को सदमा लगता है और 4-5 महीने बाद ही महामंगा की मृत्यु हो जाती है। महामंगा की मृत्यु हो जाती है। ये प्रमुख थी भई अत का खेल की या पर्दा शासन की, ये मेन लीडर थी और इन मेन लीडर की ही मृत्यु हो जाती है। बचते हैं पीर मोहम्मद, जो पीर मोहम्मद होता है, वो भी जो मालवा की जो मालवा के जो लोग होते हैं उन पर अत्याचार करता है, तो वह विद्रोह हो जाता है। वो जैसे-तैसे वहाँ से भागता है, तो नर्मदा नदी में कूदने से उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से जो अतका खेलकूट है, उसका अंत हो जाता है और मई 1562 में अकबर हरमदल से अपने आप को पूर्ण रूप से मुक्त कर लेता है। कब 1562 में 1556 से लेकर 1556 से लेकर 60 तक वो अकबर के संरक्षण में रहता है और 1560 से लेकर 62 तक वो अतका खेल गुट के संरक्षण में रहता है, यानी उनके प्रभाव में रहता है। जिसे कहा उस टाइम को कहा जाता है 1560 से 15 से 62 के समय को पेटीकोट सरकार के नाम से जाना जाता है, पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस टाइम में महिलाओं का अप्रत्यक्ष रूप से अकबर के साम्राज्य पर भई जो रूल है वो चलाती हैं, इस वजह से उसे पेटीकोट सरकार कहा जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? बैरम खां की हत्या किसने की? मुबारक खां ने, अकबर ने, मुनीम खां ने, आदम खां ने। तो बैरम खां की जो हत्या है वो मुबारक खां ने की थी। ये एक अफगानी था। मच्छीवाड़ा के युद्ध में 1555 में बैरम खां ने मुबारक खां के पिता की हत्या कर दी थी, जिसका बदला लेने के लिए मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या की। जहाँ तक हाथ था वो अटका खेल गुटका भी था, उन्होंने मुबारक खां को उकसाया था। बैरम खां की हत्या कहाँ की गई? दिल्ली में, मक्का में, पाटम में, मालवा में। तो वो कहाँ हुई थी भई? पाटम में मुबारक खां ने हत्या की थी। बैरम खां के बाद अकबर ने किसे अपना वज़ीर बनाया? तो भई आदम खां को, अतका खां को, मुनीम को, पीर मोहम्मद को। तो अकबर ने मुनीम खां को बैरम खां के बाद अपना वज़ीर बनाया था, लेकिन इसकी गलत नीतियों की वजह से इसे हटा दिया गया था और बाद में शमशुद्दीन अतका खां को अपना वज़ीर बनाया था, जिसे किसने मार दिया था? आदम शाह ने मार दिया था, जिसकी हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के शासन में पेटीकोट सरकार कब से कब तक रही? 1556 से 1560 तक, 1560 से 62 तक, 1558 से 1562 तक, 1556 से 1562 तक। तो पेटीकोट सरकार है वो 15 से 60 से 1562 तक रही। अतका खेल गुट के नियंत्रण में रहे। कौन रहे? अकबर, और इनके जो लीडर थी वो कौन थी? महामंगा। और लेडीजों का अधिक प्रभाव होने के कारण इसे पेटीकोट सरकार के नाम से भी जाना जाता है। 15 से 60 से 15 से 62 के समय को 1556 से 1560 तक वो बैरम खां के संरक्षण में रहे थे और 1556 से 1512 ये कुल टाइम है जब वो किसी के संरक्षण में रहे थे। इसके बाद वो मुक्त होकर स्वयं शासन करने स्टार्ट कर दिया था। अकबर ने मालवा पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन देखिए, 1560 में, 62 में, 61 में, 62 में और 63 में। तो अकबर ने 1561 में मालवा पर आक्रमण किया था और बाज़ वहाँ के जो शासक थे उनका नाम था बाज़ बहादुर, और उनकी जो रानी थी रूपमती, उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। किस राजा ने मालवा में अकबर की सेना का सामना किया? तो अभी हमने बताया, बाज़ बहादुर ने, रामचंद्र ने, भारमल ने या रामचंद्र ने। तो बाज़ बहादुर वहाँ के शासक थे जिन्होंने उनकी सेना का, अकबर की सेना का या मुगल सेना का सामना किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने अपने आप को पूर्णतः हरम दल से कब मुक्त किया? ऑप्शन देखिए, 1561 में, 62 में, 65 में, 66 में। तो अकबर ने 1562 में पूर्ण रूप से हरम दल से मुक्त कर लिया था, या कह सकते हैं सभी के संरक्षण से वो मुक्त हो गया था। पेटीकोट सरकार का अंत हो गया था, पर्दा शासन का अंत हो गया था।
या अत का खेल गुट का अंत हो गया था, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो सही टाइम है मई 1562 में वो मुक्त हो गए थे हरमदल से और स्वयं शासन करना आरंभ कर दिया था। ये आज हमने पढ़ा अकबर के संरक्षक किस किस के अधीन रहकर, किस किस के प्रभाव में रहकर अकबर ने शासन किया और कब तक किस प्रभाव में वो रहे थे, ये आज हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे उनके जीते हुए प्रदेश, कहाँ किसके साथ कब विद्रोह किया, कौन-कौन से प्रदेश जीते, किन उनके साथ संधि हुई, कौन स्वेच्छा से उनके साथ मिले। उसके बाद इनका जो इम्पोर्टेंट युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, उसको हम देखेंगे। इनके उसके बाद हम उनके नवरत्न हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद उन्होंने जो कुछ कार्य किए थे, कौन से महल बनवाए, कौन से स्थान बनवाया, कौन सा नगर बसवाए, कौन सी प्रथा समाप्त की, कौन सी प्रथा स्टार्ट की, ये सब हम पढ़ेंगे। इस 4-5 वीडियो के बाद अकबर का चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।